अफजल प्रेमी गैंग के छिपे हुए प्रोपेगेंडा को खुद अफजल गुरु के बेटे ने ही बेनकाब कर दिया है। जिस शख्स ने भारत के लोकतंत्र की आत्मा संसद पर हमले की साजिश रची, जिसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई, उसके लिए हमारे देश के कुछ लोग बड़े आदर का भाव रखते हैं। कुछ दिन पहले अफजल प्रेमी गैंग के पत्रकारों ने अफजल गुरु के बेटे को पासपोर्ट दिलवाने के लिए झूठी रिपोर्टिंग की थी और जबरदस्त लॉबिंग की थी। इसके लिए राष्ट्रीय अखबारों में कई लेख लिखे गए, जिनमें ये बताया गया कि अफजल गुरु के बेटे को भारतीय नागरिक होने पर गर्व है, उसे अपने पास आधार कार्ड होने पर गर्व है और अब उसे भारत का पासपोर्ट भी चाहिए। देखिए कि कैसे खुद अफजल गुरु का बेटा ही अफजल प्रेमी गैंग के पत्रकारों की पोल खोल रहा है। ये इनका बेसिक इशू था कि मेरे पासपोर्ट के बारे में उन्होंने बोला था कि हम एक बाइट निकालेंगे आपके पासपोर्ट के बारे में, लेकिन जब भी मैंने उनका इस आर्टिकल पढ़ा तो उसमें क्लियरली डिफरेंट चीजें थी कि मैंने सिंपली मेरा प्रोपेगेंडा यही था कि अगर मेरे पास आधार कार्ड है, व्हाई कांट हैव अ पासपोर्ट। यही मेरे लिए प्रोपेगेंडा था और उनको मैंने इसलिए बोला था कि पासपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल इस साल मेरा नीट का सेकंड ट्राई अगर नहीं हो गया और टर्की भी मुझे स्कॉलरशिप दे रही है, इसलिए मैंने उनको बोला था कि मेरा पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्लियरली डिफरेंट लिखा है इसके बारे में। उन्होंने थोड़ी अजीब चीजें भी लिखी है, मतलब अपना ही मिक्सअप किया है कि मैं इंडियन सिटीजन प्राउड। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हाउ कैन आई बी अ प्राउड इंडियन सिटीजन। उन्होंने मेरे पापा को मारा है, दे हैव डन इनजस्टिस विद माई होल फैमिली, दे हैव डन इनजस्टिस विद होल कश्मीर। तो मैं कैसे प्राउड कर सकता हूँ इंडिया का। मेरा यही प्रोपेगेंडा था कि बस जब मेरे पास आधार कार्ड है तो मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं हो सकता। You want to pursue the dream of your father? हाँ, उनका ड्रीम यही था कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नीट एग्जाम इस साल मेरा, मैं वही परस्यू करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने भी उन्हें बोला था कि अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ, कुछ चांसेस ऐसे सर्कमस्टेंस हो गई कि मेरा नहीं हुआ इस साल क्वालिफाई, तो मैं बाहर जा सकता हूँ टर्की के लिए। यही मेरा प्रोपेगेंडा था बेसिकली। अब यहाँ सवाल ये है कि जब अफजल गुरु का बेटा खुद को एक प्राउड इंडियन नहीं समझता है, उसे खुद को भारतीय कहा जाना भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो भारत के पासपोर्ट के लायक कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या विवाद को लेकर सुनवाई होगी, मध्यस्थता को लेकर फैसला होगा। अयोध्या विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज फैसला सुनाएगी। बेंच इस बात पर फैसला देगी कि यह विवाद मध्यस्थता से सुलझेगा या फिर नियमित सुनवाई होगी। हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने पर सहमति जता चुके हैं। वहीं रामलला विराजमान की ओर से कहा गया है कि श्री राम की जन्मभूमि आस्था का विषय है और इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। विश्व हिंदू परिषद ने भी कल कहा था कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। तबाही से तिलमिलाया आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद की साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद पुलवामा जैसे एक और आतंकी हमले की फिराक में है। पुलवामा की तरह इस बार भी चोरी की कार के जरिए हमले की साजिश रची जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जैश के आतंकियों की चोरी की हुई टाटा सुमो कार के जरिए सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश है और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि जैश ए मोहम्मद इस साजिश को अगले 3 से 4 दिनों में अंजाम देने की फिराक में है। इसके अलावा साउथ कश्मीर के काजीगुंड और अनंतनाग में आईईडी के जरिए हमले की भी प्लानिंग है। वहीं आतंकी हाफिज सईद को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र में बैन और पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हाफिज के खिलाफ कार्रवाई की है। आतंकी हाफिज सईद आज लाहौर की जामिया मस्जिद में तकरीर नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हाफिज सईद की तकरीर पर रोक लगा दी है। लाहौर की जामिया मस्जिद हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा का मुख्यालय भी है। पंजाब सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा हाफिज सईद के एक और संगठन फलाह-ए-इंसानियत को भी पंजाब सरकार ने कब्जे में लिया है। पाकिस्तान का दावा है कि पंजाब प्रांत में हाफिज सईद के 184 मदरसों को भी कब्जे में लिया गया है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में डाला है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने फैसला लिया था कि हाफिज सईद का नाम ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट से नहीं हटेगा। सूत्रों के मुताबिक यूएन ने हाफिज सईद की उस अपील को ठुकरा दिया जिसमें उसने प्रतिबंधित सूची से नाम हटाने की अर्जी दी थी। भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। सेना के जिस शौर्य पर देश को गर्व है, कांग्रेस के नेता को उसी पर शक है। कल एक बार फिर से एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए गए। सबूत मांग रहे कांग्रेस के नेताओं ने पुलवामा हमले पर सवाल उठा दिए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बीके हरिप्रसाद ने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुआ हमला प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की मैच फिक्सिंग है। रविशंकर प्रसाद शुड क्लैरिफाई whether there is any match fixing between the Pakistan and Mr. Narendra Modi. Or else without their knowledge, these Pulwama incidents would not have taken place. If you look at the chain of events that has taken place after Pulwama, it looks like Narendra Modi had a match fixing with the Pakistan people. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के हर पाप का जवाब अब जनता ही देगी। कांग्रेस के महासचिव ने देश का अपमान किया है, देश की सेना का अपमान किया है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो माफी मांगे, ऐसे लोगों को भारत की जनता जवाब देगी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सीआरपीएफ के 40 शहीदों के परिवारों की आड़ लेकर सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। जो सीआरपीएफ के जवान हैं, इनकी फैमिलीज में ये फीलिंग है कि भैया देखो हमें चोट लगी है तो हमें भी मतलब दिखाइए क्या हुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के संस्कार में ही फर्जीवाड़ा है। राहुल बाबा, फर्जीपना भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है, कांग्रेस पार्टी का संस्कार है, इसलिए आप सबूत मांग रहे हो। जम्मू बस स्टैंड पर हुए आतंकी हमले का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार किया गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का है। बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला करने वाला यासिर बट दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। यासिर बट आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य है। यासिर ने हिजबुल के जिला कमांडर फारूक अहमद के कहने पर बस स्टैंड पर ग्रेनेड ब्लास्ट किया। इसने अपने प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में अपने जुर्म को कबूल किया। ये लड़का कल कुलगाम से जम्मू आया, आज सुबह ये जम्मू पहुंचा है और इसने इस काम को सरंजाम देने के बाद इमीडिएटली भागने की कोशिश करी। ये एंटी नेशनल और टेररिस्ट जो लोग हैं, ये उनका रिएक्शन है, चूंकि वो बहुत तेजी से लड़ाई हार रहे हैं, ग्रिप अपना खो रहे हैं। जम्मू में हुए इस आतंकी हमले में 33 लोग घायल हुए हैं, जबकि हरिद्वार के रहने वाले मोहम्मद शारिक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यासिर ने बस पर ग्रेनेड फेंका था। पुलिस को ब्लास्ट के बाद एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसके बाद बस पर ग्रेनेड फेंकने वाले यासिर की पहचान हुई। इस धमाके का मकसद सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना था। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी गोलीबारी में कुछ कमी आई है। हालात ठीक होते हुए दिख रहे हैं और स्कूलों को फिर से खोलने के आदेश भी दिए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल दोबारा से खुल गए हैं। नियंत्रण रेखा के 5 किलोमीटर में आने वाले 84 स्कूलों को पाकिस्तान की तरफ से भीषण गोलीबारी की वजह से बंद कर दिया गया था। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में बंकर भी बनाए गए हैं, ताकि पाकिस्तान अगर फिर सीज फायर का उल्लंघन करे तो बच्चों को बंकर में सुरक्षित रखा जा सके। 0 to 5 किलोमीटर के बीच में जो हमारे 84 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, उन सबको अब दोबारा ओपन अप हो गए हैं और स्कूल्स में भी हम कम्युनिटी बंकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है सफर ना हो, जब इस तरीके का जो सीज फायर वायलेशन हो या बॉर्डर पे शेलिंग हो। भारत और रूस के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। 210 अरब रुपए की डील में भारत को रूस से तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगी। रूस भारत को अकुला क्लास सबमरीन 10 साल की लीज पर देगा। 2025 में न्यूक्लियर सबमरीन चक्र 3 भारतीय नेवी को मिल जाएगी। इससे पहले 1988 में आईएनएस चक्र 3 साल और 2012 में चक्र 2 10 साल की लीज पर रूस ने भारत को दी थी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत के लिए डील काफी अहम है। चक्र 3 न्यूक्लियर सबमरीन डील सीधे भारत और रूस की सरकारों के बीच समझौता है और महीनों की बातचीत के बाद इसे फाइनल किया गया है। AK-203 राइफल और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बाद ये भारत का रूस के साथ तीसरा बड़ा रक्षा सौदा है। देश की सीमाओं को और सुरक्षित करने के लिए सेना के बड़े सुधारों और मंजूरी उन्हें दे दी गई है। सेना में सुधार के पहले चरण को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद अब सेना मुख्यालय में तैनात 229 अधिकारियों को नई नियुक्ति दी गई है। सैन्य कार्रवाई और रणनीतिक योजनाओं के उप प्रमुख का नया पद भी बनाया गया है। साथ ही सेना के ढांचे में सतर्कता और मानवाधिकारों के मामले के लिए अलग से यूनिट बनाई जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है।
लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग बहुत जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 चरणों में सभी 543 सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण के लिए अधिसूचना इस महीने के आखिर में जारी हो जाएगी और इसके लिए वोटिंग 10 अप्रैल से पहले हो सकती है। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है। 2014 में 5 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। तब 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में वोटिंग हुई थी। इस बात की भी संभावना है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी साथ करा सकता है। मई तक जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जरूरी है, लेकिन वहां के हालात को देखते हुए चुनाव आयोग अभी तक ये फैसला नहीं ले पाया है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही वहां विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर संसदीय दल की यह पहली बैठक है। ये बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब बालाकोट हमले को लेकर सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि बैठक में शीर्ष नेतृत्व अलग अलग मुद्दों पर मंथन करेगा ताकि आने वाले दिनों में पार्टी के एजेंडे को लेकर प्रचार अभियान को पकड़ सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। पीएम 3 बड़े शहरों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले। पीएम मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। पीएम मोदी सुबह 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 10:30 बजे राष्ट्रीय महिला मीट 2019 कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी करीब 1:30 बजे कानपुर जाएंगे और 65,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शाम 4:30 बजे पीएम मोदी गाजियाबाद में शहीद मेट्रो स्टेशन से दिलशाद गार्डन के बीच मेट्रो सेवा की शुरुआत करेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट जाएंगे और सिविल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम 5:15 बजे गाजियाबाद के ही सिकंदरपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा? अपनी आग तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। जी हाँ, भारत के जिन वीर सपूतों ने देश को आजादी दिलाई, उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। देश सदैव उनका ऋणी रहेगा और उन वीर सपूतों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उन्हें याद करते रहें। देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों की याद में देश में पहली बार डिक्शनरी जारी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डिक्शनरी ऑफ मार्टियर का विमोचन किया। इस किताब में 1857 से लेकर 1947 तक देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी देश जो अपने इतिहास और अपने इतिहास को बनाने वालों का सम्मान नहीं करता, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रह जाता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बलिदान और योगदान की हर कहानी आने वाली पीढ़ी को बताई जाए। इसलिए उनकी स्मृतियों को सहेजना जरूरी है। भगवान शिव के भक्तों के लिए खुशखबरी है। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा के लिए यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 46 दिन चलेगी। 15 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका समापन होगा। दोनों रूट पर रोजाना 7,500 श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत दी जाएगी। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले उनमें शामिल नहीं होंगे। यात्रा का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। पीएनबी, जे&के और यस के देश भर में 440 ब्रांच में रजिस्ट्रेशन होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होगा। 13 साल से नीचे और 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड के कोटद्वार में नेशनल हाईवे से लगे जंगल अचानक धमाके से दहल उठे। धमाके की वजह से जंगल में आग लग गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जंगल में एक के बाद एक धमाके और उससे निकलती आग। जंगल में हो रहे भीषण धमाकों की ये तस्वीर उत्तराखंड के पौड़ी कोटद्वार हाईवे की है, जहां एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में करीब 400 सिलेंडर लदे हुए थे। आग की वजह से गैस सिलेंडरों में धमाके होने लगे। उधर गया, उस साइड गया।
तेरी। एक के बाद एक घंटों तक सिलेंडर फटते रहे और पूरा इलाका भीषण धमाकों की आवाज से थर्राता रहा। बात करेंगे हरियाणा की, जहां बोर्ड की परीक्षा में खूब नकल हो रही है। नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन के सारे दावों की हवा निकल गई। बाउंड्री पर खड़े लोग, खिड़कियों से लटकते लोग, इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो ये किसी बड़े ऑपरेशन में लगे हैं। जी हां, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही है। ये लोग बोर्ड परीक्षा में नकल कराने के बड़े ऑपरेशन में लगे हैं। नकल की ये तस्वीरें हरियाणा के बोर्ड परीक्षा की हैं। कल से ही हरियाणा में बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है और पहले ही दिन नकल कराने के लिए अभिभावक परीक्षा केंद्रों पर टूट पड़े हैं। नकल की ये तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की हैं। अब जरा इन लोगों को देखिए। नकल कराने का जज्बा इनके ऊपर ऐसा सवार है कि ये जान की परवाह किए बिना दीवारों पर चढ़े जा रहे हैं। पर्ची पहुंचाने के लिए खिड़की तक हाथ नहीं पहुंचेगा तो क्या ये डंडा किस दिन काम आएगा? देखिए कैसे डंडों में पर्ची फंसाकर उन्हें परीक्षा दे रहे छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। अब जरा इन्हें देखिए, खिड़की पर चढ़ने की कलाबाजी ऐसी है कि बंदर भी शर्मा जाए। ये लोग खिड़की के जरिए छात्रों तक नकल की पर्ची पहुंचा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब चोरी छिपे हो रहा है, सब कुछ शिक्षा विभाग और पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है। बल्कि जिन लोगों पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है वो कैमरों को देखकर खुद नकल करा रहे लोगों के छिपने का संकेत कर रही हैं। स्कूल के बाहर ही बैठकर नकल के पर्चे तैयार किए जा रहे हैं, जबकि परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू है। इस बीच पेपर लीक की भी खबरें आईं, लेकिन स्कूल सुपरिटेंडेंट ने इससे इनकार किया। नकल पर उन्होंने क्या सफाई दी, जरा ये भी सुन लीजिए। नकल तो हुई नहीं, अंदर से कोई निकल नहीं, बाहर की डिस्पेंस का हमारे हाथ में नहीं होता, बाहर जो बच्चे होते हैं वो हमारे हाथ में होता। एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना दे दी गई थी, बाहर से कोई निकल नहीं आई। पुलिस वाले आ गए थे एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना देने के बाद और उन्होंने कंट्रोल कर लिया। आपको दिखाते हैं केदारनाथ की तस्वीरें, जहां मार्च के महीने में भी मंदिर करीब करीब आधा बर्फ से ढका हुआ है। 9 मई को हालांकि कपाट खुलने हैं। आपको बता दें कि मार्च के महीने में भी किस तरह से मंदिर आधा ढका हुआ है बर्फ की सफेद चादर से। 9 मई को खुलेंगे पट, लेकिन उससे ही पहले कैसे जो मंदिर है वो पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर में ढक चुका है। हालांकि श्रद्धालुओं की जो भक्ति है वो चरम पर है। कितनी ही बर्फबारी क्यों ना हो जाए, कितनी ही अड़चने क्यों ना आए, ठंड कितनी क्यों ना बढ़ जाए, हर बार जो श्रद्धालु हैं उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आती है। और इस बार ऐसा ही एक बार फिर से नजारा देखने को मिलेगा जब 9 मई को कपाट खुलेंगे।